Okay, now we are starting with the subject of bookkeeping and accountancy. What's the meaning of bookkeeping? सबसे पहले बोलता तुम लोगों को क्या पता है कि bookkeeping is what? जो डेली के बेसिस पे सब जो धंधा होता है दुकान वाले का, वो जो लिखता है बुक में उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है, राइट है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, आप जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या है? क्यों करते हो आप बिजनेस? बोलो क्या पर्पस है? यस, प्रॉफिट अर्निंग इज योर मेन पर्पस। जब भी हम लोग बिजनेस करेंगे, वी वांट टू अर्न सम प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस। ठीक है, कोई शॉपकीपर है जिसने इन अ होल ईयर कुछ बिजनेस किया, बट वो हाउ दे कैन फाइंड आउट दैट कि उसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना है या तो लॉस कितना है? वो ओरली फाइंड आउट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इन अ होल ईयर जितने भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रखते हैं। एंड रिकॉर्ड करने का जो मेथड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। क्लियर है? ऐसे टाइप लिख के रखते हो क्या पूरा का पूरा? नहीं ना। तो ये जब बुक रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब मेरे होल ईयर में बिजनेस जब किया तो कितना सेल था, कितना एक्सपेंसेस है, कितने इनकम है, हमारे पास जो स्टाफ है उनको हम लोगों ने कितना सैलरी पे किया, हमारे पास जो फैक्ट्री है या तो ऑफिस है उनका रेंट कितना है, तो डेली के एक्सपेंसेस, इनकम, ऑल दिस थिंग्स आर रिकॉर्डेड वेरी सिस्टमैटिकली। तो जो रिकॉर्ड करने का जो सिस्टमैटिक मेथड है ना, उसको क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, समझ में? ठीक है, अब सारे रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन कर दिए। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो कांसेप्ट आता है वो क्या आता है? अकाउंटेंसी। ना अकाउंटेंसी इज व्हाट कि आपका सारा डेटा तो रिकॉर्डेड है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड है, बट वो डेटा सिर्फ देख के हम लोग नहीं बता सकते कि बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है। राइट है? तो ऐसे सिचुएशंस में विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, रेगुलेशंस एंड सम प्रिंसिपल, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ आवर बिजनेस। बराबर है? जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो डेटा लिख के रखा है, सेल कितना हुआ, इनकम कितने हुए, एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उस डेटा को लेके कुछ टेबल्स बनाया जाता है, कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पर उसको बनाने के लिए भी कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उनको सबको फॉलो करके हम लोग ये सब कुछ मेंटेन करेंगे ना, तो दिस थिंग्स इज नोन एज अवर अकाउंटेंसी। क्लियर हो रहा है? तो अभी जो हम लोग सीखेंगे वही सीखने वाले हैं कि हाउ यू कैन मेक अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजैक्शन। एंड जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उसके हेल्प से कुछ लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके आप कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एंड दैट इज नोन एज अवर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एनी डाउट इन दिस? समझा व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम लोग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं जो आई होप तुम लोगों को पता रहेगा, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सारे मीनिंग्स क्लियर हो। ओके, ठीक है। अब आता है हम लोगों का ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस मींस व्हाट? क्या आता है ट्रांजैक्शन? एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में कुछ ट्रांसफर है, मनी का। ओके, और ठीक है, वो तो आपने सोचा, उसको हम लोग पोस्टिंग बोल सकते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ट्रांजैक्शंस मींस व्हाट? जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, जितना भी वर्क है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, वी आर पेइंग अ रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अगर हम लोगों ने फैक्ट्री के लैंडलॉर्ड को रेंट पेड किया तो रेंट पेड ऑफ ₹5,000, दिस इज अवर बिजनेस एक्टिविटी। तो जितने भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। समझ में आया? ट्रांजैक्शंस मींस व्हाट? अदरवाइज सेल ऑफ ₹10,000, अदरवाइज परचेस ऑफ द मशीनरी ऑफ ₹50,000। तो रिलेटेड टू द बिजनेस जितना भी काम किया जाएगा, दैट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। बट इन दिस ट्रांजैक्शंस वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, हमारे पास ट्रांजैक्शन में दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। वन इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड अनदर वन इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जिस ट्रांजैक्शन में मनी इंक्लूडेड है, बराबर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट पेड ऑफ ₹5,000, तो ₹5,000 दैट इज अ मनी टर्म इज इंक्लूडेड इन दैट ट्रांजैक्शन, तो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोला जाता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ओके, तो जिस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस के एक्टिविटी में डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रुपीस कांसेप्ट इंक्लूडिंग है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एंड अनदर वर्ड इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये अभी फॉलो नहीं होता, ये पुराने जमाने में फॉलो होता था जब हमारे पास मनी का इन्वेंशन नहीं था, कैश नहीं था, मतलब कॉइन्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, तो एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या करते थे? गुड्स पे एक्सचेंज करते थे। क्या बोलते हैं उसको? बार्टर सिस्टम, राइट ना? तो जब हमारे पास मनी का इन्वेंशन नहीं था तो हम लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब गुड्स पे एक्सचेंज करते थे। तो जो गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, हम लोग गुड्स दे रहे हैं, उसके बदले में गुड्स ही ले रहे हैं, तो दैट सिस्टम इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। और उनको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें मनी नहीं है, रुपीस नहीं है, वर्थ वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस एक्सेस है,
और मुझे काउ चाहिए, तो किसी पास काउज एक्सेस है, तो मैंने एक काउ ले लिया और उसके बदले मैंने 5 kg का राइस दे दिया, कोई इक्वालिटी है क्या? नहीं है। कुछ रुपीस में वैल्यूएशन है क्या? नहीं है। तो दैट थिंग्स इज नोन एज अ व्हाट? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दैट इज अ बार्टर सिस्टम। बट अभी ये फॉलो नहीं होता, तो इसको इग्नोर करो। अभी कौन सा फॉलो होता है? कंपलसरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसमें भी 2 कैटेगरीज आती है, वन इज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड अनदर वन इज अ व्हाट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कोई बता सकता है? कैश ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें कैश का लेन देन हो, कैश से पेमेंट करते हैं। क्रेडिट मतलब ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग से। नहीं रुको, बता दूं, एक मिनट। सी कैश ट्रांजैक्शन राइट है, गुड, ठीक है। क्या है कैश ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलो। अपन कैश एक्सचेंज करते हैं। हां और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब? नहीं, बस उधारी याद रखो, बराबर है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधारी वाला ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शॉप में गए, हम लोगों ने 500 रुपीस के गुड्स परचेस किए, ऑन द स्पॉट गुड्स हम लोग ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, और उसी वक्त आपने वो पैसा पेड कर दिया। तो जब भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी वक्त अगर आपने पेमेंट कर दिया, तो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शन। मतलब ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड। कुछ भी हो सकता है, पैसा मिल भी सकता है या तो पेड भी कर रहे हो, बट जिस वक्त को ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसी वक्त अगर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट हो रहा है, तो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ विच ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। ये समझ में आया? बट सम टाइम वी आर मेकिंग अ उधारी वाला ट्रांजैक्शन। जाते हैं ना मार्केट में, पैसा एक गुड्स ले रहे हैं, पैसा कल देते हैं, या तो मतलब क्या कि हम लोग ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो कैश वाला कंसेप्ट है वो फ्यूचर डेट में पेड किया जाएगा, या तो फ्यूचर के डेट में मिलेगा, इन फ्यूचर। अभी के अभी हम लोग कैश पेड नहीं कर रहे हैं, या तो ना कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? अभी देखो, कैश ट्रांजैक्शन में आप कैश दे दो, ऑन द स्पॉट आप जीपे करो, ऑनलाइन बैंकिंग में करो, नेट बैंकिंग को तो ट्रांसफर करो, बट जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी वक्त आपने कैश पेड किया या तो आपको कैश मिला, एनीवे कहीं से भी, तो उसको क्या बोला जाता है? कैश ट्रांजैक्शन। बट आप यहाँ पे उधारी रख रहे हो, मतलब गुड्स तो ले रहे हो या तो गुड्स तो सेल कर रहे हो, बट पैसा अभी के अभी नहीं मिल रहा है, या आपको फ्यूचर के डेट को मिलेगा, उसको क्या बोला जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी। ये समझ में आया? बोलो, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? समझा अच्छी तरह से? ओके। अब हम लोग देखते हैं कुछ और वर्ड्स। एंट्री। एंट्री का मतलब होता है जर्नल एंट्री। हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि पेड रेंट, otherwise paid a salary to our employee, otherwise sale of goods, purchase of goods, sale of machinery, purchase of machinery, cash withdraw for personal use, these are the different transactions. अब जब इसको रिकॉर्ड करना है, तो मैंने बताया था सिस्टमैटिक मेथड फॉलो होता है, राइट? डायरेक्टली तो ऐसे टाइप रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते। तो जब हमारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, पर्सनल का रूल, रियल का रूल, नॉमिनल का रूल, तो दैट इज नोन एज अ जर्नल एंट्री। उसको क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री बोला जाता है। ओके, तो ये जर्नल एंट्री का मीनिंग क्लियर हो गया। जर्नल एंट्री इज व्हाट? तो जर्नल एंट्री मतलब जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करके रखते हैं बाय अप्लाइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट थिंग्स इज नोन एज अ जर्नल एंट्री, राइट है? जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस, हम लोगों ने गुड्स को बेचा कैश बेसिस के ऊपर, इसका मतलब अभी कभी कैश आया, तो हम लोग एंट्री क्या करने वाले हैं? कैश अकाउंट डेबिट, राइट है? टू व्हाट वी कैन से दैट सेल अकाउंट। ये आपने एंट्री पास किया, कैसे क्या वो बाद में बताऊंगी, राइट? बट फिलहाल आपको बेसिकली आइडिया है कि ये किस तरह से एंट्री आया। तो ये जो फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोला जाता है इसको? जर्नल एंट्री। और ये जो लिखा होता है कैश सेल्स ₹500, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ये हमारे बिजनेस का एक्टिविटी है। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग ने रिकॉर्ड करके रखा इस फॉर्म में, दैट इज नोन एज अ जर्नल एंट्री। अभी इसी के नीचे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, राइट? यस, उसको बीइंग से स्टार्ट किया जाता है। तो जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास किया, उस जर्नल एंट्री का जब शॉर्ट में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज नोन एज अ नरेशन, जिसका स्टार्टिंग कहां से होता है? बीइंग से होता है। क्लियर है? तो दिस नरेशन मींस द इंफॉर्मेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री किसका है? उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। जब भी आप एंट्री पास करते हो ना, तो इट इज अ कंपल्सरी टू राइट डाउन द नरेशन। ये कंपल्सरी, आपको बोलना नहीं चाहिए कि नरेशन लिखो। कंपल्सरी ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना ही है, बट सम टाइम इन द क्वेश्चन दे डायरेक्टली से दैट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री विदाउट द नरेशन। तो उस टाइम पे आपने नरेशन नहीं लिखा तो चलेगा, बट अगर कुछ नहीं बोला है और जर्नल एंट्रीज पूछा है, तो इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज व्हाट? नरेशन। क्लियर हो गया? एंट्री इज व्हाट एंड नरेशन इज व्हाट। ओके, नेक्स्ट कांसेप्ट आता है गुड्स।
ओके चलो बताओ, जिसको पता है बताओ। गुड्स इज व्हाट? गुड्स क्या होता है? प्रोडक्ट। ओके, और सही है, गुड्स मतलब प्रोडक्ट, बट स्पेसिफिकली गुड्स मींस वी कैन से दैट कोई भी डीलर या तो कोई भी बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट के साथ डील करता है, स्पेसिफिकली जिसके साथ वो अपना बिजनेस कर रहा है ना, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। द कमोडिटी थिंग्स, द प्रोडक्ट विथ व्हिच ही डील्स। जैसे कि वेजिटेबल वेंडर है तो उसके लिए वेजिटेबल्स गुड्स है, उसको वो वेजिटेबल नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? गुड्स। समझो मोबाइल शॉप है तो उसके अंदर का मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स है या तो प्रोडक्ट है, वो उसके साथ डील करता है, सेल करेगा, होलसेल मार्केट से परचेज करेगा। तो वो जो प्रोडक्ट है, कमोडिटीज है, दैट इज नोन एज व्हाट? गुड्स। बुक शॉप, बुक सेलर है तो उसके लिए वो बुक्स है, उसके लिए गुड्स है, वो उसको बुक्स नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? उसके लिए वो गुड्स है। ठीक है, ओके। अब आता है कैपिटल। चलो बताओ, कैपिटल इज व्हाट? Right, the amount which is invested in your business to start the business, या तो to expand the business because of any reason, जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया in any form, that is known as a capital. For example, मेरे पास 5 लाख का कैश था, अभी कैश लाके मैं क्लासेस स्टार्ट कर सकती क्या? नहीं। उसी कैश में से मैंने क्या किया? बेंचेस लिया, एक व्हाइट बोर्ड लिया, राइट है? मीनिंग क्लियर हो रहा है? तो जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो इन एनी फॉर्म, दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। क्लियर हो गया? कैपिटल इज व्हाट? ओके। फिर आता है ड्राइंग। चलो बताओ, ड्राइंग इज व्हाट? राइट, व्हेन द कैश इज विथड्रॉ फ्रॉम योर बिजनेस फॉर द पर्सनल पर्पस। जो भी पैसा बिजनेस में है पर उसमें से वो कैश, आपने कैश है तो गुड्स, एनीथिंग। जैसे कि आपका एक शॉप है, मॉर्निंग में आपने गुड्डे का बिस्किट ले लिया और घर में यूज कर लिया, खा लिया, तो क्या किया आपने? गुड्स विथड्रॉ किया बिजनेस में से और पर्सनल पर्पस के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट? ड्राइंग। इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से? ओके। उसके ड्राइंग के बाद नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है? डेटर। तो बता सकता है व्हाट इज द डेटर्स? एसेट असतात डेटर्स। हां, वो एसेट्स होता है, ये तो बात सही। पैसे भेटणार आपल्याला। हां, ठीक है। और कोई इलैबोरेट कर सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स? ट्राई करो। जो पैसे उधार पे लेते हैं उसको वापस देने का रहता है, जिसने अभी तक पैसा दिया नहीं रहता है उसको। ओके, जब अपन लोन देंगे वो क्रेडिटर। वो क्रेडिटर जिसको हाँ, पैसा देने का वापस जिसको देने का है वो क्रेडिटर, और जिनसे मिलने वाला है ना वो डेटर। अपन घेतलं तर लोन तो क्रेडिटर है। हाँ, आपको देने का है पैसा मतलब वो क्रेडिटर। अभी वो लोन नहीं होता। डेटर इज व्हाट मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, ध्यान देना। डेटर का मतलब क्या होता है? समझ लो, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। वी आर हैविंग टू कस्टमर, मिस्टर ए एज वेल एज मिस्टर बी। मिस्टर ए को हम लोगों ने कैश सेल्स किया। नाउ यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज द कैश सेल्स? क्या होता है कैश सेल्स? गुड्स को सेल किया, पैसा ऑन द स्पॉट मिलना बाकी है कि अभी तक नहीं। समझ लो मिस्टर ए को हम लोगों ने 50,000 का गुड्स सेल किया था, 50,000 का गुड्स सेल भी किया, उसका पैसा भी मिल गया, खत्म। ओके, तो ये हमारा कौन सा सेल्स हो गया बताओ? कैश सेल्स, जहां पे ऑन द स्पॉट आपके पैसे मिल गए, बराबर है। फिर हमारा कौन सा सेल्स आता है बोलो? क्रेडिट सेल। ओके, समझो मिस्टर बी को गुड्स को सेल किया था 1 लाख का, बट क्रेडिट बेसिस के ऊपर, मतलब उधारी। तो जब भी गुड्स सेल किया तो उनके बीच में डील हुआ कि वो आपको पैसा 1 महीने के बाद देगा। नाउ वी कैन से दैट मिस्टर बी से पैसे मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? बिकॉज वी आर मेकिंग अ सेल ऑफ द गुड्स टू मिस्टर बी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो जिनसे पैसा मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपने उसको सेल किया था उधारी पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन from your customer you are receiving the money. That customer is known as a what? Debtors. उस कस्टमर को क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। तो उधारी पे सेल किया तो पार्टी से पैसा मिलने वाला है, जिनसे पैसा मिलने वाला है वो सब लोग हमारे लिए कौन है? डेटर्स। समझा? और कैश बेसिस से सेल किया तो डेटर है क्या? नहीं, क्योंकि पैसा मिल चुका है तो वापस थोड़ी मिलने वाला है, ये तो मिल गया पैसा। तो जिनसे पैसे मिलने बाकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ तो हर स्टूडेंट से मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलने वाला है, अभी तो मिला नहीं है, तो वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये सब लोग मेरे लिए कौन है? डेटर्स। समझ में आया? ओके। और इसका रिवर्स सिचुएशन होता है क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस। हमारे गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। कौन से बेसिस के ऊपर? क्रेडिट बेसिस के ऊपर। ओके, अभी समझ लो आपने परचेज किया मिस्टर सी से क्रेडिट बेसिस के ऊपर ऑफ ₹1 लाख, तो डील में डिक्लेयर हुआ कि पैसा 2 महीने के बाद देंगे। तो वी कैन से दैट मिस्टर सी को पैसा पेएबल है। पेएबल मतलब देना बाकी है। कितने मंथ के बाद दिया जाएगा? 2 मंथ्स के बाद दिया जाएगा, राइट है। तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन से दैट जिस पर्सन को आपको पैसा देना है दैट पर्सन इज अवर पेएबल, मतलब क्रेडिटर्स। उनको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो
ये लोग है ना मिस्टर सी, इनको सप्लायर भी बोला जाता है। कैसे सप्लायर बोला जाता है? जैसे हम लोगों ने सेल किया तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो मेरे कस्टमर्स होते हैं कि नहीं? तो जब हम लोग मार्केट जाते हैं होलसेल से परचेस करने के लिए तो वो लोग आपको गुड्स को सप्लाई करते हैं, तो वो लोग कौन बन गए? सप्लायर। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? श्योर? क्लियर है अच्छी तरह से? तो जिन लोगों को पैसा पे करना बाकी है दे आर नोन एज अ क्रेडिटर। उनको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स बोला जाता है। और जिन कस्टमर से पैसे मिलने वाले हैं उनको क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कांसेप्ट आता है बैड डेब्ट्स। चलो बोलो, बैड डेब्ट्स इज व्हाट? लॉस। ठीक है, लॉस बोलो। जिसको जिस टाइम पे पैसा देने का था उसको अभी तक दिया नहीं। ओके। तो जो लोग डेटर्स हैं, जिन कस्टमर से आपको पैसा मिलने वाला है बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस डूब गया, अभी पता है नहीं मिलेगा, पैसा डूब गया, उसको क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट्स। मींस द इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। जो डेटर से पैसा मिलने वाला है अभी नहीं मिलने वाला, या तो ये खुद बिजनेस में डूब गया, उसको लॉसेस हो रहे हैं, या तो उसका डेथ हो गया, या तो अभी कांटेक्ट में नहीं है, चला गया शिफ्ट होके, बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हेन द मनी इज रिसीवेबल बट नाउ इट इज प्रूव्ड इररिकवरेबल। ये प्रूव हो गया कि अभी वो मिलने वाला नहीं है, उनको क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स इज इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब लॉसेस और प्रॉफिट। क्या है? लॉसेस है। पैसा नहीं मिल रहा मतलब मेरे क्या हो जाएगा? लॉसेस हो जाएगा। अब आता है एक्सपेंडिचर, बट इसको करने से पहले हम लोग देखेंगे एसेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स? प्रॉपर्टी which is owned by the proprietor। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लो कोई बिजनेसमैन, अच्छा प्रोप्राइटर मींस व्हाट? पहले वो बता। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर? राइट, जो बिजनेस पर्सन है, जिसका खुद का बिजनेस है, द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, द पर्सन हु इन्वेस्ट द फंड्स इन योर बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस। बराबर ना? फंड्स को इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो बिजनेस का ओनर है, दैट ओनर इज नोन एज व्हाट? प्रोप्राइटर। क्लियर हो रहा है? ओके। नाउ एसेट्स मींस व्हाट? जो पर्सन है, वी कैन से दैट द एसेट्स ऑफ योर बिजनेस, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज, हमारे बिजनेस की वेल्थ व्हिच इज ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, दैट इज नोन एज एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस वन। जैसे कि समझ लो ये क्लासरूम है, इसके अंदर के बेंचेस मैंने रेंट पे नहीं लाया, खुद का है, बिजनेस से रिलेटेड है और ओनरशिप के खुद के है, तो हम लोग बोल सकते हैं मेरे बिजनेस का एसेट्स है। वही मैंने यहाँ पे एक ऐसे बिठाया, रेंट दे रही हूँ मैं महीने का 500 रुपया, 100,000 रुपीज, तो मेरा खुद का है क्या? ओनरशिप है क्या? नहीं, तो वो मेरे बिजनेस का एसेट्स नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज व्हिच इज ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, दैट इज नोन एज अ व्हाट? एसेट्स। उसको क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। अभी एसेट्स में भी ना अलग-अलग टाइप के एसेट्स होते हैं। वी आर हैविंग अ फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज व्हाट? करंट एसेट्स। कौन-कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज व्हाट? करंट एसेट्स। तो सी, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स का अलग-अलग टाइप बताओ। फर्स्ट, सेकंड, current assets, and third one losses and fictitious assets। इसको साइड में रखो, अभी आपको फिलहाल ये काम नहीं है, पहले भी इन दोनों को एक्सप्लेन करें। हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स होता है, यस और नो? तो जो बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो बिजनेस का एसेट्स हमारे बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टेड है, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है, उनको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। राइट है? जैसे कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए लैपटॉप लिया या तो कंप्यूटर लिया, क्या होगा? आज लाया, नेक्स्ट डे बेच दोगे क्या? या तो नेक्स्ट डे यूजलेस हो जाएगा क्या? नहीं, एक बार आप इसको परचेस करते हो और ये हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रहा है ना, दैट एसेट्स इज नोन एज अ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, वंस इट इज अ परचेस, इट इज नॉर्मली यूज फॉर 5 to 6 ईयर, नॉर्मली बोला मैंने, इसको 10-10 साल भी यूज कर सकते हो। तो जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी, इट इज गिवन अ बेनिफिट ऑफ लॉन्ग पीरियड, दैट एसेट्स इज नोन एज अ फिक्स्ड एसेट। And in this fixed assets, again we are having the two type of assets, tangible as well as what? Intangible. Tangible means what? अपन देख सकते हैं, से देख तो ना, हाँ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सी, हाँ बराबर है। tangible का मतलब क्या होता है? The assets जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बराबर है, फिजिकली एग्जिस्ट है। जैसे कि ये बेंचेस है, फिजिकली एग्जिस्ट है, व्हाइट बोर्ड है, फिजिकली एग्जिस्ट है, तो उनको क्या बोला जाता है? tangible assets बोला जाता है। और दूसरा कौन सा है? intangible। इंटेंजिबल का फेमस एग्जांपल गुडविल। इस साल के बोर्ड में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन था, डैश इज इंटेंजिबल एसेट। पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, जो हम लोग 11 से सीखते आ रहे हैं। क्लियर है? इस टाइप के बीके के 12th के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन यही था। समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट है? इसलिए जब भी मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी ना, तो उसको आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा, वो आपको 101% ऑब्जेक्टिव में काम आएगा।
क्लियर हो रहा है? लेक्चर में जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ना वो आपको 101% यूज होगा, इतना याद रखो। क्लियर हो रहा है? अकाउंट्स अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके पहले उसके बेसिक रूल्स क्लियर होने चाहिए, क्या कहाँ जाता है वो क्लियर होना चाहिए, अकाउंट्स में ड्रॉ कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको थियोरेटिकल लेक्चर दे रही हूँ तो ये समझना कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सब में यूज करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, वापस कम टू द पॉइंट, टेंजिबल एसेट्स एज वेल एज व्हाट, इनटेंजिबल एसेट्स। अभी टेंजिबल है तो जिसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील नहीं देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट है उसको क्या बोला जाता है? टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स हम लोग देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं कि यस वो है, जैसे कि गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर। और सबके माइंड में अलग अलग होता है, जैसे मैंने बोला लेंसकार्ट, हर एक के माइंड में रेपुटेशन अलग अलग है। पूमा बोला तो उसके हर एक के माइंड में रेपुटेशन अलग अलग है, राइट है? मैकडी बोल रहा है, KFC बोल रहा है। तो जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस का एक नाम लेते हैं तो एट दैट टाइम आपके माइंड में उसका एक इमेज जनरेट होता है, अच्छा वाला इमेज, दैट इज नोन एज व्हाट? गुडविल। एंड गुडविल एक ऐसा एसेट्स है ना कि जो हमारे बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। सही है ना? कैसे? फॉर एग्जांपल सोचो आप, अगर किसी प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड बहुत अच्छा है, आप वहीं पे जाके घुस लेना परचेज डिसाइड करेंगे, जैसे कि डेकेथलॉन सुना रहेगा, जाते भी होगे तुम लोग, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा तो भले एक्स्ट्रा पैसा जाए तो भी चलेगा। तो ये गुडविल है ना, उनको ब्रांड क्या करता है, उनका बिजनेस एक्सपांड करता है, इसलिए मार्केट में गुडविल इंपॉर्टेंट है। बट ये गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो रहा है? इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के भी अलग अलग आगे मेथड्स आएंगे। तो गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सबको हम लोग क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। दिस इज यूज्ड इन द बिजनेस का पीरियड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड एसेट्स। फिर आता है करंट एसेट्स। Obviously the assets which is used in your business or exist in your business for less than 1 year, मतलब up to 12 month जो हमारे बिजनेस में है, पर 12 महीने के लिए है, उसके बाद वो चेंज हो सकते हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड वो चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल डेटर्स, अभी मैंने आपको डेटर सिखाया था ना, डेटर का मतलब कस्टमर से पैसा मिलने वाला है, अभी वो 2 साल के बाद भी वही मिलने वाला ही है क्या? नहीं, वो तो विद इन 1 ईयर इट इज कन्वर्टेड इनटू द कैश, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए डेटर कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे पूरा लिस्ट है कि कौन कौन से करंट एसेट्स है। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलने वाला है, तो विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इट विल बी रिसीव्ड। क्लियर हो रहा है? उसके साथ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जैसे मेरे बैंक में अभी 50,000 है, एज्यूम कर लो। ओके, अभी ये 50,000 पूरे 2 साल तक 85 ही रहेगा क्या? और 2 दिन में चेंज हो सकता है ना? खर्चा किया है तो और पैसा आया, कुछ भी हो सकता है। तो दिस कैश आल्सो गोइंग टू बी चेंज, यस और नो? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये चेंज होते रह सकते हैं। तो these are the assets which is in your business maximum for 12 month, उससे ज्यादा ये सेम नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं। तो that assets is known as a current assets। क्लियर हो रहा है? yes or no? and fictitious assets को बाद में देखेंगे जब आएगा, तो फिलहाल इन दोनों को समझ में assets मतलब क्या होता है। अब आते हैं liabilities। क्या होता है liabilities? अपन देते हैं ओके, और सही है, और लोन और एक्सपेंसेस मतलब खर्चा कर दिया, बट लायबिलिटी मतलब खर्चा किया नहीं है, देने का बाकी है। लायबिलिटी मींस द डेट, द अमाउंट व्हिच इज अ पेएबल, जिनको पैसा देने का है ना वो सब मेरे लिए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब देना है, अभी तक दिया नहीं है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने उधारी पे लिया 25 रुपए, एज्यूम करना 25 रुपए दे दिया मतलब खर्चा हो गया, राइट है? पर 25 देने का बाकी है मतलब वो मेरा लायबिलिटी है। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए? ओके, तो लायबिलिटी मींस द थिंग व्हिच इज अ पेएबल, जिनको पैसा देने का बाकी है। उसमें अलग अगेन दो कैटेगरी आ गई, फिक्स्ड लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी मतलब जो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी, उसको क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड लायबिलिटी बोला जाएगा। सही है ना? जैसे कि आपने लोन लिया बिजनेस के लिए 10 साल के लिए, है ना? होम लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन्स है, तो जो भी हमारे लोन्स है उसका पीरियड 1 ईयर से ज्यादा है, मतलब 1 साल के अंदर वो खत्म नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट हम लोग उसको पेड करते रहेंगे। ऑल दैट लायबिलिटीज इज नोन एज अ फिक्स्ड लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट पास कर रही हूं कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कौन मुझे इसको एक्सप्लेन कर सकता है? 11th में मैंने एक्सप्लेन किया ऑब्वियसली। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। आप बोलेंगे मैम ने तो अभी बताया कि कैपिटल इज द फंड व्हिच इज इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, तो ये लायबिलिटी कैसे है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कैपिटल इज अ लायबिलिटी बट कैसे? अच्छा, फाइनल अकाउंट क्या है 11th में? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। लायबिलिटी कहाँ लिखते हो? सॉरी, कैपिटल कहाँ लिखते हो? लायबिलिटी में लिखते हो ना, तो क्यों? बोलो। नहीं, और कैपिटल ये लायबिलिटी है कैसे? कोई बता सकता है? क्यों?
बता रही हूँ, ध्यान देना। ये है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, पार्टनर, ओनर ऑफ योर बिजनेस। और यहाँ पे है आपका बिजनेस। बिजनेस एंड प्रोप्राइटर बोथ आर हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। दोनों अलग अलग है। मैं ये नहीं बोल सकती वीबी कॉमर्स एकेडमी मतलब विशाखा मैम है, विशाखा मैम अलग एग्जिस्टेंस में, बिजनेस अलग है। तो दोनों लोगों को दोनों सिचुएशन को मतलब तो दोनों एंटिटी को एक अलग अलग एग्जिस्टेंस है। यस और नो? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर है, यहाँ पे बिजनेस है। इस प्रोप्राइटर ने बिजनेस पे पैसे इन्वेस्ट किए एंड दैट इज नोन एज अ व्हाट? कैपिटल। सही है ना? ओके। अब होता क्या, प्रोप्राइटर ने तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस चल रहा है, नो प्रॉब्लम। जब ये बिजनेस एंड हो जाएगा, बिजनेस क्या करेगा? ये इन्वेस्ट किया पैसा रिटर्न किसको दे देगा? दे देगा ना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एट द एंड ऑफ द बिजनेस इट शुड बी पेएबल। ये देने का है, बिजनेस अपने पास नहीं रखेगा, किसको दे देगा? प्रोप्राइटर को रिटर्न दे देगा। एंड दैट्स व्हाई कैपिटल इज अ व्हाट? समझा? तो जितना भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो बिजनेस को पता है मुझे रिटर्न देने का है प्रोप्राइटर को, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्लियर हो गया? कैपिटल किस तरह से लायबिलिटी होता है? तो कैपिटल इज अवर लायबिलिटी। यहाँ तक समझा? ठीक है। अब क्या हो गया? फिक्स लायबिलिटीज हो गया। अब आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मींस व्हाट? जो हमारे बिजनेस की शॉर्ट लायबिलिटी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, इसको हम लोग पेड करके कंप्लीट कर देंगे। तो दैट लायबिलिटीज इज नोन एज व्हिच लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, when goods are purchased on the credit basis, पैसा देने का बाकी है, 1 महीना 2 महीने में पेड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये जो भी चीजें है जो 1 साल के अंदर पेड करके खत्म हो जाती है उनको बोला जाता है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? तो एसेट्स लायबिलिटी दोनों क्लियर है। ओके। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर पर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर होता क्या है? पता? एक्सपेंडिचर वर्डिंग तो सबको क्लियर है। What is the meaning of expenses? Expenditure. खर्चा की इनकम, खर्चा, इतना तो क्लियर है। Expenditure means the expenses. Now in this we are having a 3 type of expenses. One is a capital expenditure, another one is a revenue expenditure, and third one is a deferred revenue expenditure. सही है? Yes or no? First one is a what? Capital expenditure. Second one is a what? Revenue expenditure. And third one is a what? Deferred revenue expenditure. सही है? Okay, now listen. Capital expenditure मतलब क्या होता है? Expenditure मतलब खर्चा तो होता है, but इस तरह से expenses हो रहा है ना कि जहाँ पे हम लोगों का पैसा जा रहा है एक huge amount का बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो, और जिसके लिए आप खर्चा कर रहे हो वो जो आप at that time of expenses some assets are incurred in your business. हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ assets आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये बेंचेस का है 50,000, तो 50,000 मेरा गया एट टाइम ह्यूज अमाउंट, बट उसके बदले मैंने बिजनेस में क्या लाया? एसेट्स लाया। तो दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज अ व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? तो इट इज अ गिवन अ बेनिफिट फॉर योर बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। पॉइंट नंबर 1, ये हमारे बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देता है। पॉइंट नंबर 1, इसका जो अमाउंट है ना वो ह्यूज होता है, मतलब एट अ टाइम जब आप खर्चा कर रहे हो तो उसका अमाउंट ह्यूज होता है। जैसे कि आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन परचेस किया, एलईडी टीवी परचेस किया, राइट? तो इनके अमाउंट थोड़े बड़े होते हैं ना, एट अ टाइम बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ओके, फ्रिज ले रहे हो तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज व्हिच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इट इज अ नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार-बार नहीं, रिपीटेडली होना, बट ये नॉन रिकरिंग है, ये बार-बार नहीं होता। एक बार आपने लाया 5, 6 साल 10 साल के लिए आप इसको यूज करेंगे, फिर बाद में वो परचेस करेंगे जब ये खराब हो जाए। तो इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर, इट इज अ ह्यूज इन अमाउंट एंड इट गिव अ बेनिफिट फॉर द लॉन्ग पीरियड। दैट इज नोन एज व्हिच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ? फिर आता है हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंसेस तो हो रहा है, यस और नो, बट ये ऐसे एक्सपेंसेस है कि इट इज रिकरिंग, ये रिपीटेड होता है। इट इज गिवन बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड, राइट? एंड इनका अमाउंट भी छोटा सा होता है। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, मंथली रेंट पेड। अभी आप अगर मंथली रेंट 5,000 पे करते हो तो दिस मंथली रेंट पेड गिवन अ बेनिफिट ओनली फॉर 1 मंथ, यस और नो? जैसे कि इस मंथ में रेंट पेड कर दिया, एक महीना खत्म, अगेन वी हैव टू पे द रेंट, अगेन वी हैव टू पे द रेंट। तो जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो ये रिकरिंग होता है, इसका अमाउंट थोड़ा छोटा होगा, इट इज गिवन अ बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड इंपॉर्टेंट इज व्हाट? ये खर्चा होने के बाद बिजनेस में कोई भी एसेट्स नहीं आता। प्रॉपर्टी आ रहा है क्या कुछ? नो। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज व्हिच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बराबर है? एंड लास्ट वाला होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। खर्चा तो हो रहा है,
इट इज अ गिवन बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड, इट इज अ नॉन रिकरिंग, बट ये खर्चा होने के बाद कोई एसेट जनरेट नहीं होता, मतलब इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन, राइट? अब बस बताओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चा कर रहे हो, लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देगा, पॉइंट नंबर 1। तो एक्सपेंसेस हो रहा है, हाँ या ना, बट बेनिफिट कैसे है? लॉन्ग टर्म। यहाँ पे भी बेनिफिट कैसे है बोलो? लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे बेनिफिट कैसे है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने पास क्या आता है? यहाँ पे मिलते हैं क्या? इट इज अ नॉन रिकरिंग बट इट इज अ, ये दोनों क्लियर है पहले ऊपर के। अब इस पे देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट देता है लॉन्ग टर्म के लिए, पर इसके अंदर कोई भी एसेट्स नहीं आते, कोई एसेट्स नहीं आता, एंड इट इज अ नॉन रिकरिंग, ये बार-बार भी नहीं होता, बराबर ना? फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आज आपने 1 लाख का एडवर्टाइज कर दिया, पूरा बैनर लगाया, इंस्टा पे डाला, हर जगह पे सोशल मीडिया पे अपने एडवर्टाइजिंग यूज किया, उसके लिए पैसे लगाए, राइट है? अब ये एडवर्टाइजिंग आपको तुरंत इफेक्ट देगा क्या? इट में भी गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ना, 1 साल के बाद भी इफेक्ट दे सकता है, आफ्टर 2 ईयर भी इफेक्ट दे सकता है, बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के बाद होता है। और ये एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस करने के बाद आपके पास कोई एसेट्स आ रहा है क्या? नहीं, तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन समझा जो मैंने बताया? श्योर? कंफ्यूजन है? पक्का? तो ये 3 एक्सपेंसेस है, बट ये ज्यादा आपको नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलो बताओ व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, आपको क्या पता है? और एक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हाँ, ये तो सही है। आपने जर्नल एंट्री की सम की है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करके रखते हो क्या? नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड नहीं होता। दिस इज अ डिस्काउंट व्हिच इज ऑफर्ड बाय होलसेलर टू द रिटेलर। जब हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है ना, जहाँ पे हम लोग होलसेल में कुछ परचेस करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इसको रिकॉर्ड करके नहीं रखते, बराबर है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में नॉर्मली ये दिया जाता है, बट व्हेन हम लोग ऑन द स्पॉट कैश दे रहे हैं और उसके ऊपर एक डिस्काउंट अप्लाई किया गया, तो दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। एक एग्जांपल बताते हैं। अगर हम लोग होलसेल मार्केट में गए एंड वी आर गोइंग टू परचेज द गुड्स ऑफ ₹1,05,000, कितने का गुड्स परचेस किया आपने? 1,05,000। एक नॉर्मल है ना, मेरे इतना गुड्स है तो थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो शॉपकीपर ने, डीलर ने आपको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है चलो 1 लाख दे दो, राइट? अब ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। नॉर्मली होलसेल का ट्रांजैक्शन उधारी पे होता है, तो अब ये उधारी का ट्रांजैक्शन है कि 1 लाख मुझे मेरे सप्लायर को पे करना है। फिर मैंने उसको ऑफर दिया, मैं अभी के अभी पैसा देता हूँ। देखो गुड्स कितने का था? 1,05,000 का, उसने मुझे डिस्काउंट कितने का दिया? 5,000 का। तो दिस इज माय ट्रेड डिस्काउंट। तो जब मैंने बुक्स में गुड्स रिकॉर्ड करेंगे तो कितने में? 1 लाख में। वो भी अपने बुक्स कितने गुड्स कितने में रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख में। तो 5,000 का डिस्काउंट रिकॉर्ड किया गया क्या? नहीं। दिस डिस्काउंट इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? अब मैंने मेरे डीलर को ऑफर किया, मैं अभी के अभी पैसे दे रहा हूं और थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो उसने मुझे और 3,000 का डिस्काउंट दे दिया। दिस डिस्काउंट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट, जहां पे मैं ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट कर रही हूं, अब मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट? कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, बराबर? लिखते हैं, एंट्रीज लिखते हो कि मैंने गुड्स 1 लाख का लिया था, पर उसके बदले में 97,000 का पेमेंट किया एंड वी आर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹3,000। तो 3,000 डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस डिस्काउंट इज नोन एज अ विच डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट? कोई बोल सकता है? सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसके एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है। सही है। जो पर्सन बिजनेस में सेफ है, ये मैंने ही सिखाया, हाँ? जो पर्सन बिजनेस में सेफ है, राइट? मतलब क्या कि जिस पर्सन का प्रॉपर्टीज ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटी क्या है? कम है, मतलब वो अपनी लायबिलिटी इजीली पे कर सकता है, राइट? उसके लिए वैसे डूबा नहीं है बिजनेस में, अपने एसेट से उनके सेल करके वो अपनी लायबिलिटी इजीली पे कर सकता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। और इनसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो पर्सन बिजनेस में डूब गया, उसका लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और एसेट्स कम है, एसेट्स को बेच के भी अपना देना क्लियर नहीं कर सकता, लायबिलिटी कवर नहीं कर सकता, डूब गया बिजनेस में, दैट पर्सन इज नोन एज अ इनसॉल्वेंट पर्सन। देन समझा? ओके, अब आता है अकाउंटिंग ईयर। पता है सबको अकाउंटिंग ईयर इज व्हाट? एक ईयर कितने महीने का होता है? 12। वी आर हैविंग 2 ईयर्स, एक फाइनेंशियल ईयर है और एक कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है जन को और खत्म होता है दिसंबर।
बट हम लोग जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। वो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। एंड्स कब होता है? 31 मार्च। तो 31 मार्च के दिन हम लोग हमारे सारे बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे एंड एंड में फाइंड आउट करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ। तो दिस टाइप ऑफ ईयर इज नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गया? नॉर्मली आप फाइनेंशियल अप्लाई करते हो, कैलेंडर ईयर नहीं। अब आता है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है? जब आप बिजनेस कर रहे हो, अब उस बिजनेस का मेन पर्पस है, मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न अ प्रॉफिट। हम लोग बिजनेस से पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग, जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, बाइंग सेलिंग सब कुछ होता है, और पर्पस इज व्हाट? अर्निंग अ प्रॉफिट। दैट बिजनेस इज नोन एज अ ट्रेडिंग कंसर्न। और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है ना कि लोग ये नहीं चाहते कि पैसा कमाए, वो लोग लोगों को सर्विस देना चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट में। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का पूरा बिल भरते हो क्या? नहीं, पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, केस पेपर का 10 रुपया खत्म। एक्सरे के लिए गए, बाहर एक्सरे का 500 लगता है, यहाँ पे 100 रुपए में काम होता है। तो गवर्नमेंट इज डूइंग इज व्हाट? कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, they wanted to provide a service to the people at a lower cost. That type of business is known as a not for profit organization. उनको क्या बोला जाता है? Not for profit organization. Any doubt in this? Clear हो रहा है? Okay, good. अब बताओ प्रॉफिट। गुडविल मैंने बता दिया, इसलिए गुडविल को नहीं बता। प्रॉफिट इज व्हाट? कैसे निकालते हो प्रॉफिट? जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा पैसा मिला। हाँ, that is what? Income minus expenses. We got a profit. If income is higher than the expenses, then there is a profit. But अगर उल्टा सिचुएशन हुआ, expenses are higher than the income, so we can say that there is a loss. Clear हो रहा है? तो we can say that excess of income over the expenses. Excess of income over the expenses. Expenses के कंपैरिजन में जितने इनकम ज्यादा है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। जैसे कि एक्सपेंस 500 का है, इनकम 700 का, एक्सेस कितना हुआ? 300, 200, बराबर ना? इसको क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। रिवर्स सिचुएशन, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द इनकम, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, देयर इज अ लॉस। दैट इज कोई डाउट है? ओके, अभी हम एक वर्डिंग है इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम क्या होता है? रेवेन्यू क्या? ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो, इनकम इज व्हाट? जैसे कि अभी मेरा बिजनेस क्या है? टेक्निकल लेक्चर्स, क्लासेस लेना। तो क्लासेस से मुझे स्टूडेंट से फीस मिले, तो वो फीस मेरे लिए रेवेन्यू है। वो फीस मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। बट एट अ टाइम मैंने क्या किया, एक मेरा छोटा सा हाउस है, उसको मैंने रेंट पे देके रखा है, उसका मुझे रेंट मिल रहा है कि नहीं? ओके, उसके साथ मैंने 1 लाख का एफडी बना के रखा है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? या तो मैं मार्केट में कुछ और पैसा लगाया, वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स मिल रहा है। तो जो इन पैसे मुझे मिल रहा है वो सब मेरे लिए इनकम है। जैसे कि मैं आपको फी क्लासेस दे रही हूं, तो मुझे फीस मिल रहा है, कहीं से रेंट मिल रहा है, राइट ना, कहीं से एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जहां से पैसा मिलेगा, ऑल दैट इज नोन एज इनकम। बट आपका जो मेन बिजनेस है उसमें से जो पैसे मिलता है ना, दैट इज नोन एज अ रेवेन्यू। डिफरेंट क्लियर हो गया? रेवेन्यू मतलब प्योरली सेल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्योरली सेल्स। समझ में आया? राइट है? सेकंड। एनी डाउट इन दिस? क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट वन, इसके बाद खत्म, रेवेन्यू बता दिया। और किसी को भी डाउट है? एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गए। ओके, अभी लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी? कोई बता सकता है? ये भी मैंने बताया था 11th लेक्चर्स में। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? बोलो, भूल गए ना? व्हाट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी? ठीक है, एक सिचुएशन देखो, चलो मैं एक्सप्लेन कर दूं। सी, कंटीजेंट लायबिलिटी मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल, हमारा बिजनेस है, वी आर हैविंग अ फैक्ट्री। In that factory, Mr. X is the owner of the business. That is a proprietor of the business. ये proprietor है Mr. X. हमारे फैक्ट्री में कुछ लेबर काम कर रहा है, ओके, उसमें से एक है मिस्टर ए। एट द टाइम ऑफ डूइंग अ वर्क इन अ फैक्ट्री में काम करते हुए उससे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसका समझ लो कुछ हैंडीकैप सिचुएशन आ गया, हाथ कट गया, कुछ नुकसान हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में इस ओनर ने, कंपनी ने इन लोगों को एक अमाउंट दे दिया एज अ कॉम्पनसेशन, दिया जाता है ना। तो कॉम्पनसेशन के लिए जो अमाउंट मिला है ना, इसको मिल चुका है 5 लाख। कंपनी ने पर्सन को, एम्प्लॉय को कितना कॉम्पनसेशन दे दिया? हमारे वर्कर को, लेबर को 5 लाख का कॉम्पनसेशन दे दिया। बट नाउ मिस्टर ए सेज दैट नहीं, ये कॉम्पनसेशन तो कम है, मुझे और 2 लाख चाहिए, ये नहीं चाहिए, और 2 लाख उसने क्लेम किया।
he is not satisfied with that compensation. In that situation, Mr. A goes to the court. अभी कंपनी तो मान नहीं रही है, तो Mr. A कहाँ जाएगा? केस लेके कोर्ट में जाएगा. एंड ऐसे सिचुएशन में ये जो कोर्ट है ना, वो डिसाइड करेगा कि मिस्टर ए को कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए. यस और नो? इफ कोर्ट सेज दैट मिस्टर ए इज अ राइट और उसका क्लेम सेटिस्फाइड करो, मतलब उसको कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए? टोटल 7 लाख. आपने कितना देके रखा है? 5 लाख. दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो? 2 लाख. तो इफ समझो कोर्ट ने बताया मिस्टर ए राइट है, तो हम लोगों को 2 लाख देना पड़ेगा. बट इफ कोर्ट सेज दैट नहीं, कंपनी राइट है, जो आपका नुकसान है उसके अकॉर्डिंग 5 लाख इनफ है, तो मुझे 2 लाख देने का जरूरत है क्या? नहीं. तो आज के डेट में अभी तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं क्या कोर्ट बोलेगी. तो आज के डेट में जो 2 लाख है ना, एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, टू बी और नॉट टू बी. हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता, which is depend on your future situation, and that is known as a what? Contingent liability. Right? समझा? ये बाद में पता चलेगा है कि नहीं है, बट आज के सिचुएशन में हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता. That's why this is known as a contingent liability. तो ये लोग कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? ओके, तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने जितना भी किया वो बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर किया. ठीक है, थोड़े टाइम के बाद हम लोग और इसका आगे का कांसेप्ट कवर करेंगे. तब तक पहले आप इसको रीड करें, समझ में आया तो इसको रिटर्न में बता देता. क्लियर है सबको? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.